Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is Krebs cycle. इस वाली वीडियो के अंदर हम क्रेब्स साइकिल की रेगुलेशन की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप की रेगुलेशन को देखा था। उसके बाद हमने उसके जो बाद वाले स्टेप्स थे उनको डिटेल से डिस्कस किया था। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम ये वाले जो स्टेप्स हैं इनकी रेगुलेशन की बात करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप था उसमें हमने देखा था कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए आपस में रिएक्ट हुए थे, उन्होंने सिट्रेट की फॉर्मेशन करवा दी थी। तो ऑक्सैलो एसीटेट और जो एसिटाइल कोए थे, एसिटाइल कोए, इन दोनों ने रिएक्ट किया और बना दिया हमारे पास सिट्रेट। अब ये वाला जो रिएक्शन था ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा था? ये वाला जो एंजाइम था इसको हमने कहा था सिट्रेट सिंथेज। अब ये वाला जो एंजाइम होता है इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं उसमें सबसे पहले एटीपी का लेवल आता है। एटीपी का हाई लेवल इसको इनहिबिट करेगा, उसके अलावा एनएडीएच का हाई लेवल भी इसको इनहिबिट करेगा। अब क्यों इनहिबिट करेगा? क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन करवा रहा है। तो जब बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटीपी का लेवल हाई होगा और एनएडीएच भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके एटीपी की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो जब बॉडी के अंदर एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा या एनएडीएच का लेवल ज़्यादा होगा तो वो दोनों जाकर इस सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करेंगे, यानी ये वाले इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो अगर बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल कम होगा, एनर्जी का लेवल कम है बॉडी के अंदर, तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये इसको एक्टिवेट करेगा। उसके अलावा कैल्शियम का लेवल जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो ये भी इस फैक्टर को, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। अब कैल्शियम क्यों एक्टिव करेगा? क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कैल्शियम रिलीज होता है। एक्सरसाइज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हम इस एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन हो सके। तो ये इस एंजाइम की रेगुलेशन की बात हो। नेक्स्ट जो ये जो सिट्रेट बना है ये हमारे पास दो रिएक्शंस को स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट कर रहा होता है। अब कौन कौन से दो रिएक्शन होते हैं? तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था उसमें हमने एक एंजाइम पढ़ा था फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज 1 एंजाइम। ये फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज 1 एंजाइम कन्वर्ट कर रहा होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। ये वाला एंजाइम इसके ये वाली कन्वर्जन करवा रहा होता है। तो ये सिट्रेट का हाई लेवल होता है, ये फ्रुक्टोज फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को जाके इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट क्यों करता है? क्योंकि वो बता रहा होता है कि सिट्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा है तो आगे से सिट्रेट की फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से ही पायरोवेट बनता है और पायरोवेट ही आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो सिट्रेट का हाई लेवल जाके फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को इनहिबिट करता है। उसके अलावा सिट्रेट का हाई लेवल एक्टिवेट करता है, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का जो एंजाइम होता है उसको जाकर ये सिट्रेट का हाई लेवल एक्टिवेट करता है। क्यों एक्टिवेट करता है? क्योंकि ये बेसिकली करवा रहा होता है फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस। तो ये हमने बात कर ली फर्स्ट स्टेप की, जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए आपस में मिले, उन्होंने सिट्रेट की फॉर्मेशन करवाई। उसके अलावा यहाँ से कोए बाहर की तरफ निकल रहा था। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा था आइसोसिट्रेट के अंदर। अब इस स्टेप की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आइसोमराइजेशन हो रही होती है कि सिट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द आइसोसिट्रेट। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम होता है एकोनिटेज का एंजाइम। एकोनिटेज का एंजाइम। अब इसकी रेगुलेशन की बात करते हैं। इसकी रेगुलेशन में हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट। अब ये जो फ्लोरोएसीटेट होता है ये प्रेजेंट होता है ड्रग्स के अंदर, उसके अलावा प्लांट टॉक्सिन्स के अंदर। ड्रग्स के अंदर, उसके अलावा प्लांट टॉक्सिन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो जब हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो ये वाला जो कंपाउंड होता है ये
एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवा देता है, जिसकी वजह से ये अकोनिटेज को इनहिबिट करता है। तो जो फ्लोरोएसीटेट होता है वो अकोनिटेज को इनहिबिट करता है। उसके अलावा अकोनिटेज के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये हमारे पास आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। आइसोसिट्रेट के बाद हमने देखा कि डिहाइड्रोजिनेशन होगी आइसोसिट्रेट की, और हमारे पास बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अभी इस स्टेप के अंदर हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा? क्योंकि इसमें हम डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे होते हैं। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कराएंगे और NaDH को प्रोड्यूस कराएंगे। इस एंजाइम की भी रेगुलेशन काफ़ी सिमिलर है। फर्स्ट जो सिट्रेट सिंथेस की हमने रेगुलेशन पढ़ी थी कि ATP का जो हाई लेवल है, उसके अलावा NaDH का जो हाई लेवल है, NaDH का हाई लेवल, इन दोनों के हाई लेवल इसको जाके इनहिबिट करेंगे। उसके अलावा ADP का हाई लेवल, उसके अलावा कैल्शियम का हाई लेवल इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये इस एंजाइम की रेगुलेशन होगी कि ATP अगर बॉडी के अंदर पहले ही ज़्यादा है तो हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे कि आगे क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड ना करे। और NADH भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाकर ATP की फॉर्मेशन करवा रहा है, तो उसका भी हाई लेवल इसको इनहिबिट करेगा। ADP से हमें पता है कि ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसकी कन्वर्जन के लिए हमें ADP की कन्वर्जन के लिए क्रेब्स साइकिल चाहिए होती है, तो ये आके इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। उसके अलावा कैल्शियम हमने पहले ही बात की है, एक्सरसाइजिंग के मसल्स के अंदर निकल रही होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम का ज़्यादा होना इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो मेनली अगर हम बात करें तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, उसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो रही है। तो हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट तक आ गए थे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था उसको हमने कहा था सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोए। यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हमारे पास बना सक्सिनाइल कोए, और इधर से हमारे पास निकले थे NaDH और कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिस तरह हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, तो इधर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो एंजाइम है इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसमें भी बेसिकली हमारे पास 3 काम हो रहे हैं। कौन कौन से 3 काम हो रहे हैं? ठीक है, हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और हम कोए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये वाला कोए। तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, जिस तरह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के पढ़े थे। ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा रहे हैं, उसके अलावा NaDH को रिमूव करवा रहे हैं, और हम कोए को ऐड करवा रहे हैं। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स थे उनको रेगुलेट करने वाले कोएंजाइम भी इसके अंदर सेम होंगे, जैसे हमने पढ़े थे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के अंदर ये वाले फैक्टर्स। E1 कंपोनेंट था जिसको TPP रेगुलेट करा था, E2 को लिपोइक एसिड और कोए रेगुलेट कर रहा था, E3 को FAD और NAD रेगुलेट कर रहा था। तो इसी तरह यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएगा उसका हमारे पास कोएंजाइम है TPP, और NaDH को जो रिमूव कराएगा उसका हमारे पास कोएंजाइम है लिपोइक एसिड और कोए, और जो कोए को ऐड करवाएगा उसका हमारे पास रेगुलेटर है FAD पॉजिटिव और NAD। इसको हमने याद किया था, द लोइन, T स्टैंड फॉर TPP, L स्टैंड फॉर लिपोइक, कम फास्ट नियर, द लोइन कम फास्ट नियर, कम C से कोए, F से फास्ट से FAD और नियर से NAD पॉजिटिव। तो इस तरह से ये इस रिएक्शन के कोएंजाइम हो गए।
नेक्स्ट इसकी रेगुलेशन की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस एंजाइम को रेगुलेट करें। सबसे पहले इनहिबिटिंग फैक्टर वही होंगे कि हाई NADH का लेवल इसको इनहिबिट करेगा, हाई ATP का लेवल इसको इनहिबिट करेगा, उसके अलावा सक्सिनाइल कोए का हाई लेवल भी इसको इनहिबिट करेगा, सक्सिनाइल कोए का हाई लेवल भी इसको इनहिबिट करेगा। उसके अलावा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो कैल्शियम का हाई लेवल उसी तरह से इसको एक्टिवेट करेगा, उसके अलावा ADP का हाई लेवल भी इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये वाला स्टेप था अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए, जिसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज हो रहा था अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। उसके 3 यूनिट्स थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा था, एक डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहा था और एक कार्बन कोए को ऐड करवा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड को जो निकाल रहा था उसका रेगुलेटर था TPP, और NADH को जो निकाल रहा था उसका रेगुलेटर कोएंजाइम था लिपोइक एसिड और कोए, और कोए को जो ऐड करवा रहा था उसका कोएंजाइम था FAD और NAD। उसके अलावा हमने इसके रेगुलेटिंग फैक्टर्स की बात की। नेक्स्ट हम सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट पे आते हैं। सक्सिनाइल कोए से हमने देखा था कि सक्सिनेट बना था, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बना था, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ था उसको हमने कहा था सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब ये वाला जो एंजाइम है इसकी एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है। उसके साथ हमने देखा था कि यहाँ पे GDP आया था जो कि कन्वर्ट हो गया था GTP के अंदर, और फिर GTP से हमारे पास ADP कन्वर्ट हो गया था ATP के अंदर। इस तरह से हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP की फॉर्मेशन हो गई थी। तो ये हमारे पास आ गया सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद हमने कहा था कि सक्सिनेट से आगे फ्यूमरेट बनेगा, सक्सिनेट से आगे फ्यूमरेट बनेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ था दैट एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। डिहाइड्रोजिनेशन हमने F से याद किया था कि यहाँ पे FAD पॉजिटिव आएगा और FADH2 की फॉर्मेशन होगी। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ये ओनली एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का जो कि प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो सक्सिनेट से हमारे पास फ्यूमरेट इस तरह से बन जाएगा। उसके अलावा उसने कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन किया कि जो फ्यूमरेट होता है एक तो ये क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स के अंदर आता है, उसके अलावा ये यूरिया साइकिल के अंदर भी फॉर्म होता है, यूरिया साइकिल। उसके अलावा प्यूरिन की सिंथेसिस के अंदर भी ये फॉर्म हो रहा था, प्यूरिन सिंथेसिस। इसके अलावा जो फिनाइल एलानिन और जो टायरोसिन का कैटाबोलिज्म होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म, उन दोनों के अंदर भी फ्यूमरेट की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हम फ्यूमरेट तक आ गए थे। फ्यूमरेट से हमें पता है आगे कि मैलेट बनता है, और मैलेट से आगे ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, ऑक्सैलोएसीटेट। फ्यूमरेट से मैलेट बनने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है दैट एंजाइम इज अ फ्यूमरेज, यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनते हुए हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हो रही होती है तो NADH की फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप था जिसमें मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। लास्ट पे कुछ और पॉइंट्स आते हैं, कुछ इजाफी पॉइंट्स हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए दो और पाथवेज भी होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज आल्सो प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ द ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट होता है उसकी जब हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करते हैं तो उससे भी हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। दिस वन इज अ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट की जब हम ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसके अलावा डीअमाइनेशन,
ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और डीएमाइनेशन का क्या मतलब है कि उसमें से अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं। तो ये हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया और अमोनिया रिमूव किया, तो हमारे पास क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे कि अगर हम अल्फा कीटोग्लूटारेट में अमोनिया और NADPH ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्लूटामेट वापस बन जाएगा। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है, डेट एंजाइम इज अ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये एक इजाफी पॉइंट था। उसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये बन रहा होता है, दैट प्रोसेस इज अ ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन से भी बन रहा होता है कि ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और इधर से पायरोवेट कन्वर्ट होगा एलानिन इन द प्रेजेंस ऑफ ALT एंड PLP। ये हमने बात कर ली क्रेब्स साइकिल की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम एनर्जी प्रोडक्शन या ATP प्रोडक्शन को डिटेल से कैलकुलेट करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.